स्वागत है आप सबका। आज की प्रश्नोत्तरी है रीतिकाल पर। कुल प्रश्न हैं 80। रामचंद्र शुक्ल को रीतिकाल नामकरण की प्रेरणा किससे मिली? मिश्र बंधुओं से, शिव सिंह सेंगर से, गिरियर्सन से, गारसादे तासी से। रामचंद्र शुक्ल को रीतिकाल नामकरण की प्रेरणा किससे मिली? तो किससे मिली? गिरियर्सन से मिली थी, क्योंकि गिरियर्सन ने ही सबसे पहले रीति काव्य शब्द का प्रयोग किया है, तो उनसे मिली। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान हैं भगीरथ मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन या फिर रामकुमार वर्मा। किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। त्रिलोचन ने तो क्या कहा है? त्रिलोचन ने कहा है अंधकार काल। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कलाकाल। कलाकाल रामशंकर शुक्ल रसाल ने भी कहा है। भगीरथ मिश्र ने क्या कहा है? रीति श्रृंगार काल। रीति श्रृंगार काल। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहाँ एक प्रश्न और बनता है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने का सुझाव देने वाले, कहने का सुझाव देने वाले प्रथम विद्वान कौन है? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने का सुझाव देने वाले प्रथम विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल। सुझाव किसने दिया? अगर प्रश्न ऐसे करे तब फिर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल होगा। त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा है। अगला प्रश्न है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, भगीरथ मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यह कथन किस विद्वान का है? किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसी कथन में तो उन्होंने सुझाव दिया है सबसे पहले रीतिकाल कहने का। हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से प्रथम कवि हैं भिखारीदास, चिंतामणि, कृपाराम, केशवदास। कौन है? हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से प्रथम कवि कौन है? भिखारीदास जी हैं या फिर चिंतामणि हैं, कृपाराम है या केशवदास है? कौन है? कृपाराम है। प्रश्न संख्या 5, ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो। कि ब्रज भाषा सीखने के लिए ब्रज में निवास करना आवश्यक नहीं है। ऐसे ऐसे कविन की वाणी हूँ सु जानिए, कि अच्छे अच्छे कवियों की वाणी से, रचनाओं से भी ब्रज भाषा को सीखा जा सकता है। भूषण, चिंतामणि, भिखारीदास, केशवदास। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, यह आपको बतानी है। तो किस रचनाकार की है? भिखारीदास जी की है। किनकी है? भिखारीदास जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिंतामणि की रचना नहीं है। चिंतामणि की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, युक्ति तरंगिणी। कौन सी रचना इनमें से चिंतामणि की नहीं है? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा कुलपति मिश्र। यह जो रचना है ये किसकी है? कुलपति मिश्र की है। रचना किसकी है? कुलपति मिश्र की है। चिंतामणि की अगर हम बात करें तो इनका समय 1609 से 1685 है। चिंतामणि 1609 से 1685 की अन्य रचनाएं और देख लीजिए। बड़े रचनाकार हैं, इन पर प्रश्न आ सकता है। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? यहाँ कौन कौन सी आ गई हैं? रसविलास आ गई, श्रृंगार मंजरी आ गई, कविकुल कल्पतरु आ गया। तो फिर और रचनाएं इनकी कौन कौन सी बच गई? एक तो छंद विचार पिंगल बच गई। कौन सी है? छंद विचार पिंगल।
एक रचना तो इनकी कौन सी है? छंद विचार पिंगल है। कृष्ण चरित भी है इनकी एक रचना। एक रचना कौन सी है? कृष्ण चरित भी है। एक रचना इनकी काव्य विवेक भी है। कौन सी है? काव्य विवेक। और एक रचना इनकी काव्य प्रकाश भी है। काव्य प्रकाश प्रसिद्ध तो मम्मट की है, इनकी भी है काव्य प्रकाश। एक रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश। एक कवित्व विचार है, एक रामायण है, कवित्व विचार। और एक रचना कौन सी है इनकी? रामायण भी है। एक रचना कौन सी है? रामायण भी है। चिंतामणि की रचनाएं कौन कौन सी हो गई? छंद विचार पिंगल, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण, रस विलास, श्रृंगार मंजरी और कविकुल कल्पतरु। ये इनकी रचनाएं हो गई। और जो युक्ति तरंगिणी है वो किसकी है? कुलपति मिश्र की है। प्रश्न संख्या 7 देखें। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? सुंदर श्रृंगार सुंदर कविराय, सिख नख बलभद्र मिश्र, श्रृंगार सागर हरिदेव, रसकोश न्यामत खां जान। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? कुछ डी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। रसकोश तो न्यामत खां जान की है। श्रृंगार सागर हरिदेव की नहीं है, मोहनलाल मिश्र की है 1589 में। श्रृंगार सागर किसकी है? मोहनलाल मिश्र की रचना है। मिश्र की रचना है। कब है? अगर इसकी बात करें तो 1589 में है। कब है? 1589 ईस्वी में। किसकी है? मोहनलाल मिश्र की है। हरिदेव की रचना भी है। हरिदेव की रचना छंद पयोनिधि है। हरिदेव की रचना, हरिदेव की रचना कौन सी है? छंद पयोनिधि है। छंद पयोनिधि। हरिदेव की रचना कौन सी है? छंद पयोनिधि है। और श्रृंगार सागर 1589 ईस्वी में किसकी है? मोहनलाल मिश्र की रचना है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? श्रृंगार सागर हरिदेव की रचना न होकर और किसकी है? मोहनलाल मिश्र की है। हरिदेव की रचना कौन सी है? छंद पयोनिधि है। रीतिकालीन कवियों का सही आरोही कालानुक्रम कौन सा है, यह आपको बताना है। बताइए। रीतिकालीन कवियों का सही आरोही कालानुक्रम कौन सा है? बिहारी घनानंद रसनिधि ठाकुर या बिहारी ठाकुर रसनिधि घनानंद, बिहारी रसनिधि घनानंद ठाकुर। कौन सा सही क्रम होगा, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा सी। बिहारी जो हैं, यहां लिख देता हूं। बिहारी कब से कब तक हैं? बिहारी 1595 से और 1663 है। बिहारी 1595 से कब तक हैं? 1663 हैं। अगर हम बात करते हैं रस निधि की, तो रस निधि 1603 से 1660 है। रस निधि कब से कब तक है? 1603 से और 1660 है। अगर हम बात करते हैं घनानंद की, तो 1589 से 1739 है। घनानंद कब से कब तक है? 1589 से 1739 है। और बात करते हैं ठाकुर की हम, तो ठाकुर का जो समय है वो 1766 से 1833 है। 1766 से और कब तक है? 1833 है। तो सही जो होगा वो क्या होगा? सी हो जाएगा। ये इनका समय हो गया, ये नोट करके रखें। बिहारी 1595 से और 1663, रसनिधि 1603 से 1660, घनानंद 1509 वो 1589 से और क्या है? 1689 से भाई, 1689 से 1739। और ठाकुर जो हैं वो 1766 से 1833 से 1600 कर लेना, 1600, 1689 से और 1739। प्रश्न संख्या 9 देखिए। भिखारी दास की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम कौन सा है? ये एक ही मैसेज इतनी बार मत चिपकाओ, वरना इस पर एक विकल्प और आता है ब्लॉक करने का। कोचिंग के नंबर दिए हुए हैं, अगर कोई समस्या है तो इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ही मैसेज को कट कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर एक ही तरीका होता है। आराम से प्रश्नोत्तरी का आनंद लीजिए।
बताइए भिखारीदास की रचनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? भिखारीदास की रचनाओं का सही कालानुक्रम आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या मज़ाक कर रहा था, ब्लॉक नहीं करेंगे, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन नाम से आपको पहचानेंगे कैसे? कॉल तो करना पड़ेगा ना आपको, है ना? समस्या का समाधान किया जाएगा, क्यों नहीं ले पा रहे आप क्लास? अमरकोश, रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये सही होगा। अमरकोश कब है? 1737 में है। अमरकोश का एक नाम और भी है, अमरकोश या नाम प्रकाश भी कहते हैं इस रचना को। क्या कहते हैं? इस रचना का दूसरा नाम है नाम प्रकाश। ये कब है? 1737 में है। रस सारांश 1742 में है। रस सारांश कब है? रस सारांश है 1742 ईस्वी में। काव्य निर्णय की अगर हम बात करें तो 1746 में है। काव्य निर्णय कब है? काव्य निर्णय है 1746 में। श्रृंगार निर्णय 1750 में है। श्रृंगार निर्णय कब है? श्रृंगार निर्णय है 1750 में। श्रृंगार निर्णय कब है? श्रृंगार निर्णय है 1750 ईस्वी में। तो भिखारीदास जी की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम क्या होगा? अमरकोश, रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भिखारीदास की पंक्तियां नहीं हैं। ये सब पंक्तियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सबकी याद होनी चाहिए कि किसकी हैं। श्रीमानन के भोन में भोग्य भामिनी और तिन्हों को सुकिया ही मतलब स्वकिया में गने सुकवि सिरमौर। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने न रसिक न और। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुरीबे में नेकू जैन जो न मुरी को। कौन सी पंक्ति जो है वो सुमिलित नहीं है? यही नहीं है ना? ये सॉरी भिखारीदास की नहीं है, ये किसकी है? ठाकुर की है। किसकी है? ठाकुर की पंक्ति है ये। ये पंक्ति किसकी है? ठाकुर की है। हो गया? आवाज सही नहीं आ रही, फोन को रीस्टार्ट कर लो, यहाँ से सब ओके है। और थोड़ा आवाज मेरी भी बैठी हुई है। प्रताप शाही के संबंध में असत्य कथन है। ये रीतिकाल के प्रथम चरण के श्रेष्ठ रीति ग्रंथकार हैं। ये बुंदेलखंड निवासी रत्नसेन बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी नरेश विक्रम शाही के दरबार में रहते थे। इनका रचनाकाल 1823 से 1850 ईस्वी तक ठहराया गया है। व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जयसिंह प्रकाश, रसराज की टीका, रत्न चंद्रिका आदि इनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर 11 में ए सही नहीं है। प्रथम चरण के नहीं है, अंतिम चरण के हैं। अंतिम चरण के कवि हैं, बाकी सब ठीक है। अंतिम चरण के कवि हैं और ये रचनाएं इनकी याद रखें। व्यंग्यार्थ कौमुदी भी है और श्रृंगार शिरोमणि भी है, अलंकार चिंतामणि भी है, काव्य विनोद भी है, जयसिंह प्रकाश भी है, रसराज की टीका भी है, रत्न चंद्रिका भी है। ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब इस प्रश्न से कई प्रश्न हो गए आपके। क्या क्या प्रश्न हो गए? एक तो ये अंतिम चरण के कवि हैं और इनके पिता का नाम रत्नसेन बंदीजन था और चरखारी नरेश विक्रम शाही के दरबार में रहते थे, ये सही हो जाएगा। इनका रचनाकाल सही हो जाएगा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये सही हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 12 देखिए, शिव सिंह सेंगर ने भूषण के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? शिव सिंह सेंगर ने भूषण के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? शिव सिंह सेंगर ने भूषण के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? केवल 4 का किया है। कौन कौन से किया? एक तो शिवराज भूषण, शिवराज भूषण जो अलंकार ग्रंथ है। ध्यान रहे शिवा बाहुनी का उल्लेख शिव सिंह सेंगर ने नहीं किया है। एक भूषण हजारा, एक कौन सी रचना का उल्लेख किया? भूषण हजारा का उल्लेख किया। एक किसका उल्लेख किया? भूषण उल्लास का किया। भूषण उल्लास का किया और एक जो था दूषण उल्लास का किया। किसका किया? दूषण उल्लास। शिव सिंह सेंगर ने केवल इन्हीं 4 रचनाओं का उल्लेख किया है। शिवा बाहुनी का उल्लेख भी नहीं है, छत्रसाल दशक का उल्लेख भी नहीं है। ठीक है, हो गया ये।
प्रश्न संख्या 13 देखिए। देव को मादक सौंदर्य का कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। देव को मादक सौंदर्य का कवि किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डेल सो बनाए आई मेलत सभा के बीच, लोग कवित कीबो खेल करी जानो है। ये जैसे मिट्टी का ढेला होता है ना, बेडोल होता है, ऐसे कुछ भी लिखा और सभा के बीच में आकर रख दिया। लोगों ने कविता करना खेल समझ लिया है। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? आलम, ठाकुर, भिखारी दास, देव। ये किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बी होगा। किनकी है? ठाकुर की है। प्रश्न संख्या 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन-सी पंक्ति घनानंद की नहीं है? लोग लागी हैं कवित बनावत, मोहितो मेरो कवित बनावत। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। ये सयानप होना चाहिए। यह प्रेम को पंथ कराल, महा तरवारी की धार पे धावनु है। और रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। तो ये बताइए कि कौन सी पंक्ति जो है वो घनानंद की नहीं है? तो यहाँ सही उत्तर सी होगा, बोधा की है। ये पंक्ति किसकी है? बोधा की। ठीक है। बाकी सब किसकी हैं? घनानंद की हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए। निम्नलिखित में से सोमनाथ की रचना नहीं है। रस पीयूष निधि, युगल रस माधुरी, श्रृंगार विलास, सुजान विलास। सोमनाथ की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? यह आपको बताना है। सोमनाथ की रचना कौन सी नहीं है? बी नहीं है। बिल्कुल सही है। ये सोमनाथ की नहीं है, रसिक गोविंद की रचना है। किसकी रचना है? रसिक गोविंद की रचना है। रसिक गोविंद की रचना। किसकी रचना है? रसिक गोविंद की रचना है। अब सोमनाथ की अन्य रचनाएं भी थोड़ा-सा देख लीजिए। एक तो कृष्ण लीलावती हो गई, सोमनाथ की। 3 तो ये हो गई, रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास और सुजान विलास। सोमनाथ की अन्य रचनाएं और कौन-कौन सी हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो सोमनाथ की अन्य रचनाएं हैं, एक तो कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, माधव विनोद। एक रचना तो कौन-सी है? कृष्ण लीलावती है। कृष्ण लीलावती। एक रचना कौन-सी है? पंचाध्यायी भी है। पंचाध्यायी। और एक रचना इनकी माधव विनोद भी है। माधव विनोद मौलिक रचना नहीं है। मालती माधव का अनुवाद है। माधव विनोद मौलिक रचना नहीं है। और कैसी रचना है? अनुदित रचना है। मालती माधव का अनुवाद है। तो सोमनाथ की अन्य रचनाएं ये हो गई। सुरती मिश्र ने बिहारी सतसई पर किस शीर्षक से टीका रची? लाल चंद्रिका, अमर चंद्रिका या फिर बिहारी विहार या संजीवनी भाष्य। किस नाम से टीका रची है? सुरती मिश्र ने बिहारी सतसई पर किस नाम से टीका रची? अमर चंद्रिका के नाम से। लाल चंद्रिका के नाम से किसने रची थी? लल्लू लाल ने। किसने? लल्लू लाल ने। बिहारी विहार के नाम से अंबिका दत्त व्यास ने। किसने टीका रची? अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास। और संजीवनी भाष्य पद्म सिंह शर्मा। संजीवनी भाष्य नाम से किसने रची? पद्म सिंह शर्मा ने रची। ठीक है। और अमर चंद्रिका के नाम से या शीर्षक से किसने? सुरती मिश्र ने। प्रश्न संख्या 18 देखिए। निम्नलिखित में से वृंद की रचना नहीं है। वृंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से वृंद की रचना नहीं है। बताइए कौन सी रचना नहीं है? इनमें से वृंद की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 18 में ये बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। वाणी भूषण राम सहाय दास की रचना है। किसकी रचना है? राम सहाय दास की रचना। बिल्कुल सही है। वाणी भूषण किसकी रचना है? राम सहाय दास की रचना है। अब हम यहाँ थोड़ी-सी बात कर लेते हैं वृंद की अन्य रचनाएँ। एक तो बारहमासा है। वृंद की अन्य रचनाएँ यहाँ आ गई। कौन-कौन सी? भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा। ठीक है। एक रचना तो इनकी हो जाएगी बारहमासा। एक रचना तो कौन-सी हो जाएगी?
बारहमासा, पवन पचीसी, यमक सत्सई, पवन पचीसी। एक रचना यमक सत्सई भी याद रखें। कौन सी? यमक सत्सई। ये अन्य रचनाएं और याद रख लें इनकी। वाणी भूषण किसकी रचना है? राम सहाय दास की रचना है। और भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, बारहमासा, पवन पचीसी, यमक सत्सई, ये वृंद की रचनाएं हैं। जायसी की रचना अखरावट की शैली में ककहरा की रचना करने वाले रचनाकार कौन है? रसनिधि, पजनेश और सुरति मिश्र, राम सहाय भगत। कौन है इनमें से? यह आपको बताना है। कौन है? कौन है इनमें से? डी, राम सहाय भगत हैं, बिल्कुल सही है। राम सहाय भगत की अन्य रचनाएं। राम सहाय भगत की कुछ अन्य रचनाओं के नाम और लिख लीजिए। राम सहाय भगत की अन्य रचनाएं ज्यादा नहीं है। एक तो राम सत्सई, एक व्रत तरंगिणी, एक तो राम सत्सई, एक वृत्त तरंगिणी। वृत्त तरंगिणी भी याद रखिए, इनकी अच्छी रचना है वृत्त तरंगिणी। और एक वाणी भूषण। वाणी भूषण राम सहाय दास कह लीजिए, राम सहाय भगत कह लीजिए, बात एक ही। कुछ जगह राम सहाय दास, कुछ जगह राम सहाय भगत। ठीक है। प्रश्न संख्या 20। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के संबंध में है? ग्वाल, पद्माकर, बोधा, द्विजदेव। तो द्विजदेव, इनका जो मूल नाम था वो मानसिंह था। मूल नाम क्या था? मानसिंह। अयोध्या के शासक थे। मानसिंह था और अयोध्या के शासक थे। श्रृंगार लतिका सौरभ है, श्रृंगार बत्तीसी है ना। रचनाओं की अगर हम बात करें तो एक तो श्रृंगार चालीसा याद रखें। श्रृंगार चालीसा। एक श्रृंगार लतिका सौरभ याद रखें। श्रृंगार लतिका सौरभ। श्रृंगार लतिका सौरभ। और एक श्रृंगार बत्तीसी भी याद रखें। श्रृंगार बत्तीसी। अयोध्या के शासक थे। मूल नाम क्या था? मानसिंह था इनका। तो शुक्ल जी का ये जो कथन है ये किसका है? शुक्ल जी का ये कथन द्विजदेव के संबंध में है। रीतिमुक्त कवि हैं ये। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किसे रामचंद्र शुक्ल ने सच्ची उमंग का कवि कहा है? बोधा को, आलम को, ठाकुर को, घनानंद को। किसको कहा है यह आपको बताना है। सच्ची उमंग का कवि किसे कहा है? किसको कहा? सच्ची उमंग का कवि कहा ठाकुर को। ठीक है। आलम को जो कहा है इन्होंने, आलम को प्रेमोन्मत्त कहा है। आलम को प्रेमोन्मत्त। बोधा को रसोन्मत्त। रसोन्मत्त। घनानंद को तो बहुत सारे नाम दिए। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति, प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता, लाक्षणिक मूर्तिमता, लाक्षणिक मूर्तिमता, प्रेम की पीर का कवि, प्रेम की पीर का कवि। घनानंद को तो बहुत सारे नाम दिए हैं। बोधा को कहा है रसोन्मत्त, आलम को कहा है प्रेमोन्मत्त और ठाकुर को कहा है सच्ची उमंग का कवि। शुक्ल जी ने किस किस को क्या नाम दिया यह थोड़ा याद होना चाहिए। और घनानंद को साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता, प्रेम की पीर का कवि कहा है उन्होंने। प्रश्न संख्या 22 देखिए। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना नहीं है। श्रृंगार भूषण, हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, कली पचीसी। कौन सी रचना पद्माकर की इनमें से नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? ए होगा। हाँ, बेनी प्रवीण की रचना है। किसकी है? बेनी प्रवीण। वैसे प्रवीण होता है लेकिन ठीक है, प्रवीण की रचना है।
पद्माकर की थोड़ी-सी अन्य रचनाएँ और आप देख लीजिए। ये 3 तो आ ही गई, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, करली पचीसी। पद्माकर की थोड़ा-सा रिपीट हो जाएगा। पद्माकर की अन्य रचनाएँ थोड़ी रिपीट हो जाएँगी, कौन-कौन सी हैं? एक तो प्रबोध पचासा है, जगत विनोद है, प्रबोध पचासा। एक कौन-सी है? जगत विनोद, जगत विनोद याद रखें। गंगा लहरी, गंगा लहरी। इनको कुछ स्ट्रोक हो गया था, उसके निवारण के लिए इन्होंने किसकी रचना की? गंगा लहरी की रचना की थी। एक प्रताप सिंह बिरुदावली और है इनकी। और भी हैं बहुत सारी रचनाएँ, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रताप सिंह बिरुदावली, ये इनकी अन्य रचनाएँ हो गई। हिम्मत बहादुर बिरुदावली को तो वीर रस की फड़कती हुई रचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर रस की फड़कती हुई रचना कहा जाता है। पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है ही। कली पचीसी, प्रबोध पचासा, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। रस प्रबोध, अंग दर्पण, रसलीन। नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश, बेनी प्रवीण। रस दर्पण, रघुनाथ अलंकार, गोप कवि। रसार्णव, रस रत्नाकर, सुखदेव मिश्र। कौन सी रचनाएं और कौन सा रचनाकार सुमिलित नहीं है? कुछ डी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। सही उत्तर यहाँ सी होगा। ये गोप कवि की रचनाएं नहीं है, सेवादास की रचनाएं हैं। किसकी हैं? सेवादास की। किसकी रचनाएं हैं? रस दर्पण, रघुनाथ अलंकार किसकी हैं? सेवादास की हैं। गोप कवि की तो 3 अलंकार ग्रंथ हैं, एक तो रामालंकार, गोप कवि की रचनाएं भी अगर आप याद रखना चाहें तो लिख लीजिए। गोप कवि के 3 अलंकार ग्रंथ हैं, तीनों का नाम राम पर है। एक तो कौन सी? रामालंकार है, एक रामचंद्र भूषण है। एक रचना कौन सी है? रामचंद्र भूषण। एक रचना कौन सी हो गई? रामचंद्र भूषण। और एक रामचंद्राभरण है। तीनों अलंकार ग्रंथ हैं। एक रचना कौन सी है? रामचंद्राभरण है। कौन सी है? रामचंद्राभरण है। तो निम्नलिखित में सुमिलित क्या नहीं था? रस दर्पण, रघुनाथ अलंकार, सेवादास की रचनाएं हैं। गोप कवि की रचनाएं हैं रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण। ये 3 हैं और ये तीनों के तीनों क्या हैं? अलंकार ग्रंथ हैं। तीनों के तीनों कौन से हैं ये? अलंकार ग्रंथ हैं। ठीक है? इसके बाद में प्रश्न संख्या 24 देखिए। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदर ताहू के भेद को जाने। घनानंद के संबंध में ये पंक्ति किस रचनाकार की है? ब्रजदास, भिखारीदास, सेवादास या ब्रजनाथ? किसकी है? घनानंद के संबंध में ये पंक्ति ब्रजनाथ की है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ब्रजनाथ की है। रीति भाषा सुकवित की वर्णत बुद्ध अनुसार किस रचनाकार की पंक्ति है ये? किस रचनाकार की पंक्ति है? रीति भाषा सुकवित की वर्णत बुद्ध अनुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, बिल्कुल आने लायक है। किनकी है ये? चिंतामणि की है। रीति भाषा सुकवित की वर्णत बुद्ध अनुसार किस रचनाकार की पंक्ति है? चिंतामणि की है। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, अर्थ शब्द ताको कवित विभुद कहत सब कोई। ये तो हमने काव्य लक्षण पढ़ते समय भी पढ़ा है, इस पंक्ति को हमने देखा है। रीतिकालीन कवियों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, संस्कृत आचार्यों के काव्य लक्षण, फिर आधुनिक हिंदी आचार्यों के देखे थे, फिर हमने पाश्चात्य के देखे थे। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? चिंतामणि ही होगा। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। विबुध यानी विद्वान। तो चिंतामणि की है। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कनाही सुमिरन को बहानू है। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, बताइए। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कनाही सुमिरन को बहानू है। किसने कहा है? भिखारीदास जी ने। इनकी पंक्तियां हैं ये? भिखारीदास जी की हैं। प्रश्न संख्या 28 देखिए। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। रीति भाषा सुकवित की वर्णत बुद्ध अनुसार चिंतामणि, तो विश्रब्द नवोढ़ यूं वर्णत कवि रस रीति मतिराम। तू कविन हूं की कछु कृपा, समझी कविन को पंथ भूषण। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। भिखारीदास।
तो कौन-सा सुमेलित नहीं है? बताओ कौन-सा सुमेलित नहीं है? सभी सुमेलित हैं, प्रश्न डिलीट है। प्रश्न डिलीट। सभी सुमेलित हैं ये तो, सभी सुमेलित हैं। कभी-कभी ऐसे भी सोच लिया करो, वैसे ही उत्तर दे रहे हो ए, बी, सी, डी। सभी सुमेलित हैं। हाँ, बिल्कुल, सभी सुमेलित हैं। रीति सुभाषा कवित की बरनत बुद्ध अनुसार चिंतामणि। तो विश्रब्द नवोढ़ यूं बरनत कवि रस रीति मतिराम की है। तू कविन हूँ की कछु कृपा समझी कविन को पंथ भूषण की है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति किसकी है? भिखारीदास। भिखारीदास है या देव होंगे यहाँ पर? अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति भिखारीदास की है या नहीं है? ये तो थोड़ा-सा चक्कर पड़ गया, मेरे माइंड से निकल गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पंक्ति देव की होनी चाहिए। 1 मिनट बने रहिए, देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते इस प्रश्न को। थोड़ा-सा बने रहिए। एक बार इसको देख लेते हैं। मेरे भी माइंड से निकल गया। एक बार इसको देख लेते हैं भई। एक बार इसको देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि ये पंक्ति देव की है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। मिल जाएगी कहीं न कहीं तो। हाँ, बिल्कुल देव की है ये पंक्ति, भिखारीदास जी की नहीं है। इसको सही कर लो। किसकी है? प्रश्न डिलीट नहीं है। देव की पंक्ति है। किसकी है? देव की पंक्ति है। शब्द रसायन से है। किससे है? शब्द रसायन से है। वैसे ही खुश हो रहे थे। आपको कोई कैसे ही मूर्ख बना दो, है ना? देव की है, डिलीट नहीं है। देव की है ये पंक्ति, सही कर लो इसको। भिखारीदास जी की नहीं है। किसकी है? देव की पंक्ति है और किससे है? शब्द रसायन से है। तो सही उत्तर यहाँ पर यह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए। काव्य शास्त्रीय संप्रदायों का सही अनुक्रम है। काव्य शास्त्रीय संप्रदायों का सही अनुक्रम कौन-सा है? यह आपको बताना है। काव्य शास्त्रीय संप्रदायों का सही अनुक्रम रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, यही हो जाएगा। और इसके बाद में फिर वक्रोक्ति संप्रदाय है। देखो ये पहला, ये दूसरा बिल्कुल सही है, ये तीसरा, 6 तो चले थे, ये चौथा। 5वां याद रखना वक्रोक्ति संप्रदाय। 5वां कौन-सा होगा? 6 का ही क्रम पूछ ले कभी तो। 5वां वक्रोक्ति संप्रदाय और छठा है औचित्य संप्रदाय। छठा कौन-सा होगा? ये क्रम रहेगा, इसको याद रखो। छठा औचित्य संप्रदाय। छठा कौन-सा रहेगा? औचित्य संप्रदाय रहेगा। ठीक है? हो गया? प्रश्न संख्या 30, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति है? रीति निरूपण, राज प्रशस्ति, भक्ति, नीति। रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति इनमें से कौन-सी है? यह आपको बताना है। रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति इनमें से कौन-सी है? रीति निरूपण, राज प्रशस्ति, भक्ति, नीति। तो रीति निरूपण है। रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? रीति निरूपण है। ये बुक्स हैं, इनके बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया जा सक चुका है पहले भी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रवृत्ति को रीति कवियों की कविता का प्राण कहा जा सकता है? रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, नायिका भेद निरूपण, राज प्रशस्ति। किस प्रवृत्ति को रीति कवियों की कविता का प्राण कहा जा सकता है? श्रृंगारिकता को। किसको कहा जा सकता है? श्रृंगारिकता को कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 32 देखिए। रीति निरूपण के आधार पर रीति कवियों को कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? रीति निरूपण के आधार पर जो रीति कवि हैं, उनको कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? 2 में। एक तो सर्वांग निरूपक और एक विशिष्टांग निरूपक। जिन्होंने काव्य के सभी अंगों का निरूपण किया वो सर्वांग, 1-2 का किया, किसी एक का किया तो विशिष्टांग। जैसे किसी ने केवल छंद का ही कर दिया, छंद निरूपक हो गया। किसी ने केवल अलंकार का किया, अलंकार निरूपक हो गया। किसी ने रस का ही निरूपण किया तो रस निरूपक। अब रस में भी एक तो सर्वरस निरूपक, एक
श्रृंगार रस निरूपक ऐसे भी हो सकता है। तो एक तो सर्वांग निरूपक, कौन-सा हो जाएगा? सर्वांग निरूपक, और एक हो जाएगा विशिष्टांग निरूपक, विशिष्टांग निरूपक, विशिष्टांग निरूपक, ये 2 भेद हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 33 से देखिए, निम्नलिखित में से सभी रसों का निरूपण करने वाला आचार्य नहीं है। सभी रसों का निरूपण करने वाला आचार्य कौन-सा नहीं है? यह आपको बताना है। राम सिंह, सेवादास, पद्माकर, मतीराम। सभी रसों का निरूपण करने वाला आचार्य इनमें से कौन-सा नज़र नहीं आ रहा आपको? यह आपको बताना है। मतीराम ने श्रृंगार रस का निरूपण किया है। श्रृंगार रस का ही निरूपण किया है इन्होंने, सभी रसों का नहीं किया। किसका किया है? श्रृंगार रस का किया है। मतीराम ने श्रृंगार रस का निरूपण किया है। चिंतामणि एवं उनकी रचनाओं के संबंध में असत्य कथन हैं। इनके द्वारा रचित रस विलास रस विवेचन का ग्रंथ है। इसमें भानुदत्त की रसमंजरी, रस तरंगिणी के अतिरिक्त धनंजय के 10 रूपक तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का आश्रय ग्रहण किया गया है। श्रृंगार मंजरी आंध्र प्रदेश के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का ब्रजभाषा में अनुवाद है। कवि कुल कल्पतरु में काव्य के दशांगों का विवेचन है। इनकी छंद योजना भी सुंदर कही जा सकती है। दोहा और चौपाई का प्रयोग इन्होंने सर्वाधिक किया है। यहाँ कौन सी बात सही नहीं होगी? यह सही नहीं है। दोहा चौपाई का नहीं किया, कवित्व और सवैये का किया ज्यादा। तो किसका किया? ये गलत है, ये भी गलत है। एक जगह कवित्व कर दो और एक जगह सवैया कर दो। कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग ज्यादा किया है, न कि दोहा और चौपाई का। बाकी सब बातें बिल्कुल ठीक हैं। इन्होंने की छंद योजना सुंदर है, दोहा और चौपाई का नहीं किया, कवित्व और सवैया का प्रयोग इन्होंने सर्वाधिक किया है। कुलपति मिश्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी कविता का काल 1660 से 1700 ईस्वी के बीच ठहरता है। इनके द्वारा रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगिनी, नखशिख, ये 5 ग्रंथ रचे हुए कहे जाते हैं। संग्राम सार महाभारत के भीष्म पर्व का तथा दुर्गा भक्ति चंद्रिका दुर्गा सप्तशती का पद्यबद्ध अनुवाद है। रस्य रहस्य 1670 ईस्वी में मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण तथा केशव की रसिक प्रिया के आधार पर रचा गया है। इसमें 8 वृत्तांत हैं। यहाँ सब कुछ ठीक है। ये जो संग्राम सार है ना, ये भीष्म पर्व का नहीं है, महाभारत के द्रोण पर्व का अनुवाद है। किसका अनुवाद है? द्रोण पर्व का है, न कि भीष्म पर्व। कौन से पर्व का है? द्रोण पर्व का है, भीष्म पर्व का नहीं है। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बस इतनी सी गड़बड़ थी यहाँ पर। संग्राम सार महाभारत के द्रोण पर्व का है और ये लिखवा रखा है आपको अच्छे से। कुमारमणि किस तरह के आचार्य हैं? अलंकारवादी, रसवादी, ध्वनिवादी, ध्वनि रसवादी। कुमारमणि किस तरह के आचार्य हैं, यह आपको बताना है। कुमारमणि इनमें से किस तरह के आचार्य हैं? प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर क्या होगा? कुमारमणि को आप किस तरह का आचार्य मानेंगे? कुमारमणि हैं ध्वनि रसवादी। कैसे आचार्य हैं? सी नहीं होगा, ध्वनि रसवादी होंगे। और कुमारमणि का समय 1665 ईस्वी के आसपास है। समय क्या है इनका? समय है 1665 ईस्वी के आसपास। कुमारमणि का समय क्या है? 1665 ईस्वी के आसपास। रचनाएं 2 याद रखें, एक तो रसिक रंजन और एक रसिक रसाल। रचनाएं रचनाएं हैं इनकी, एक तो रसिक रंजन। रसिक रंजन जो है वो है 1708 में, और एक रचना जो है इनकी वो है रसिक रसाल 1719 में। रसिक रसाल, रसिक रसाल कब है? 1719 में है। तो ध्वनि रसवादी आचार्य हैं। कुमारमणि किस तरह के आचार्य हैं? ध्वनि रसवादी हैं। देव की रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देव की रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है, जिसमें जीवन और जगत की असारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। देव चरित्र कृष्ण के जीवन से संबद्ध प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है।
अष्टयाम में दिन के 8 प्रहरों के बीच होने वाले राधा के विविध विलासों का वर्णन है। डी सही नहीं है। राधा के नहीं, नायक नायिका के। राधा के नहीं, किसके? ये भी लिखवा रखा है आपको, नोट्स खोल कर देख लो। नायक नायिका के। और मैंने ये भी बताया था कि इनकी अष्टयाम नाभादास की या अन्य जो किसी की अष्टयाम है, रसखान आदि की अष्टयाम, इनसे क्यों अलग है, ये मैंने बताया था आपको। तो अष्टयाम में दिन के 8 प्रहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है, राधा के नहीं है। रसिक गोविंद द्वारा रचित गोविंदानंद घन में कितने अलंकारों का विवेचन हुआ है? रसिक गोविंद द्वारा रचित गोविंदानंद घन में कितने अलंकारों का विवेचन हुआ है, यह आपको बताना है। कितने का हुआ? 127, 28, 29, 30, 128 का हुआ है। अच्छा, इसका रचनाकाल क्या है? रचनाकाल 1801 ईस्वी है। रचनाकाल क्या है इसका? 1801 ईस्वी है। इसमें 4 अध्याय हैं जिन्हें प्रबंध कहा गया है। इसमें 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय हैं जिन्हें प्रबंध कहा गया है। जिन्हें प्रबंध कहा गया है। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं और उन्हें क्या कहा गया है? प्रबंध कहा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या, और ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ हो रहा है, केवल इसमें अलंकारों का विवेचन ही नहीं है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है ये, सभी अंगों की विवेचना है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, केवल अलंकार विषयक ग्रंथ नहीं है। मैंने आपको लिस्ट बनवा रखी है कि रीतिकाल के अलंकार निरूपक ग्रंथ, छंद निरूपक ग्रंथ, सर्वांग निरूपक ग्रंथ, मुक्तक रचनाएं, प्रबंधात्मक रचनाएं, ऐसे लिस्ट बनवा रखी है। रीतिकाल का सारांश वाली क्लास देखना आप, उसमें कंप्लीट लिस्ट बनवा रखी है कि छंद निरूपक ग्रंथ कौन कौन से हैं, नायिका भेद से संबंधित कौन कौन से हैं, और अलंकार निरूपक कौन कौन से हैं, ये सब करवा रखा है आपको अच्छे से। तो ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ वाली लिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमीर दास की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 39। अमीर दास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? अमीर दास की रचना कौन सी नहीं है? काव्य विलास 1829 में प्रताप शाही की रचना है। किसकी है? प्रताप शाही की रचना है। कब है? 1829 ईस्वी में है। और किसकी है? प्रताप शाही की है। अमीर दास की सभा मंडन हो गई, व्रत चंद्रोदय हो गई, ब्रज विलास सस्सई हो गई, अन्य रचनाएं और लिख लो। अमीर दास की, अब बड़े कवि हैं ये, तो अमीर दास की थोड़ी सी आपको अन्य रचनाएं और पता होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? एक तो शेर सिंह प्रकाश है, फाग पचीसी है, शेर सिंह प्रकाश। एक रचना है फाग पचीसी, कौन सी है? फाग पचीसी। एक रचना जो है वो श्री कृष्ण साहित्य सिंधु भी है, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु भी है इनकी एक रचना। एक रचना इनकी जो है वो भागवत रत्नाकर भी है, भागवत रत्नाकर भी है। एक रचना दूषण उल्लास भी है, अमीर प्रकाश भी है, दूषण उल्लास। एक रचना अमीर प्रकाश है, अमीर प्रकाश। एक रचना वैद्य कल्पतरु है, वैद्य कल्पतरु, ये अलग हटकर रचना है। एक अश्व संहिता प्रकाश भी अलग हटकर है। एक कौन सी है? अश्व संहिता प्रकाश। एक रचना कौन सी है? अश्व संहिता प्रकाश भी है। ये रचनाएं आप इनकी, एक ग्रीष्म विलास को और लिख लो। एक रचना इनकी कौन सी है? ग्रीष्म विलास भी है, ग्रीष्म विलास। ये इनकी अन्य रचनाएं हो गई। सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास सस्सई, शेर सिंह प्रकाश, फाग पचीसी, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश और ग्रीष्म विलास, ये याद रखें इनकी।
ग्वाल की रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हमीर हट एवं विजय विनोद वीर रसात्मक प्रबंध रचनाएं हैं। मुक्तक रचनाओं में भक्त भावन सबसे बड़ा ग्रंथ है। साहित्यानंद श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथ है। इश्क लहर दरियाव मीर हसन दहलवी की सिहर उल बयान नामक उर्दू मसनवी का ब्रज भाषा में अनुवाद है। कौन सी बात सही नहीं है? ग्वाल की रचनाओं के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है, यह आपको बताना है। साहित्यानंद श्रृंगार निरूपक ग्रंथ नहीं है, सर्वांग निरूपक है। क्या है ये? सर्वांग निरूपक है। सर्वांग निरूपक वो जिसमें काव्य के सभी 10 अंगों का वर्णन हो, तो सर्वांग निरूपक है, केवल श्रृंगार निरूपक नहीं है। ये इश्क लहर दरियाव है ना, ये मीर हसन दहलवी की सिहर उल बयान नामक उर्दू मसनवी का ब्रज भाषा में अनुवाद है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। याद रखना, इश्क लहर दरियाव किसका अनुवाद है, ये जरूर याद रखने लायक बात है। साहित्यानंद श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथ नहीं है, अपितु क्या है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, ये याद रखें। प्रश्न संख्या 41 देखिए, सुधा निधि के रचनाकार हैं ग्वाल, पद्माकर, तोस, राम सहाय दास। सुधा निधि के रचनाकार कौन हैं, यह आपको बताना है। सुधा निधि के रचनाकार इनमें से कौन हैं? सुधा निधि के रचनाकार हैं तोस, और इसका रचनाकाल है 1634 ईस्वी। तोस की अन्य रचनाएं एक नक्शिक और एक विनय शतक और याद रख सकते हैं आप। तोस की अन्य रचनाएं दो और याद रख लो, एक तो कौन सी? नक्शिक, और एक विनय शतक। नक्शिक और एक रचना और याद रखें इनकी, कौन सी? विनय शतक। एक रचना कौन सी याद रखें? विनय शतक और याद रखें। हो गया। सुधा निधि के रचनाकार कौन है? तोस हैं। कब है ये रचना? 1634 में है। तोस की अन्य रचनाएं नक्शिक है और कौन सी है? विनय शतक है। पद्माकर द्वारा रचित जगत विनोद में कितने छंद हैं? 729, 731, 732। कितने हैं? 731 है। 6 प्रकरण हैं इसमें और 731 छंद है। 6 प्रकरण प्लस 731 छंद, ये लिखवा रखा है आपको अच्छे से, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंगन चारू गुराई किस रचनाकार की पंक्ति है? यह किस रचनाकार की पंक्ति है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसकी है? मतीराम की है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंगन चारू बुराई किस रचनाकार की पंक्ति है? ये पंक्ति मतीराम की है। एक काम करें क्या, मतीराम की रचनाएं थोड़ा सा रिपीट हो जाएंगी। मतीराम की रचनाएं आप चाहो तो मैं रिपीट करवा दूं, अगर आपको याद है तो मैं छोड़ दूं। क्या करूं, लिखवाऊं या छोड़ दूं? बताओ। रिपीट कर लो, 2 मिनट लगेगी। एक तो फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, एक तो कौन सी है? पहली रचना तो इनकी फूल मंजरी ही है। एक कौन सी है? लक्षण श्रृंगार है। कौन सी है? लक्षण श्रृंगार। एक रचना साहित्य सार रसराज, साहित्य सार। एक रचना कौन सी है? साहित्य सार। एक जो रचना है इनकी कौन सी है? रसराज है। एक रचना इनकी जो है वो ललित ललाम है, ललित ललाम। सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी यही है, ललित ललाम। एक मतीराम सत्सई या सत्सई कह लीजिए। एक रचना कौन सी है? सत्सई भी कह सकते हैं, मतीराम सत्सई है इनकी एक रचना। एक रचना जो इनकी है वो अलंकार पंचाशिका है। कौन सी है? अलंकार पंचाशिका। एक रचना कौन सी हो जाएगी? अलंकार पंचाशिका। एक वृत्त कौमुदी है। एक कौन सी है? वृत्त कौमुदी। ये इनकी रचनाएं हैं। मतीराम की रचनाएं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, मतीराम सत्सई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। हो गया। थोड़ा सा रचनाएं भी याद रखें। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, मतीराम सत्सई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। अलंकार कलानिधि किसकी रचना है? कृष्ण भट्टदेव ऋषि,
उजियारे कवि, सेवादास, अमीरदास किसकी है? यह आपको बताना है। किसकी है? अलंकार कलानिधि कृष्ण भट्ट देव ऋषि की रचना है। इनकी एक रचना और है, कौन-सी? श्रृंगार रस माधुरी। इनकी एक और रचना श्रृंगार रस माधुरी है। कौन-सी है? श्रृंगार रस माधुरी है। इनकी एक और रचना है, उसका नाम क्या है? श्रृंगार रस माधुरी है। आप इस प्रश्नोत्तरी को अच्छे से देख लो तो आपको रीतिकाल पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है पूरा कंप्लीट। परीक्षा के समय वैसे तो अच्छे से पढ़ना चाहिए कंप्लीट, लेकिन परीक्षा के समय आप इस प्रश्नोत्तरी को देख लो, रीतिकाल रिपीट हो जाएगा। जसवंत सिंह द्वारा रचित भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? बताइए कितने दोहे हैं? कितने दोहे हैं इसमें? 212 हैं। बिल्कुल सही है। 5 प्रकाश हैं। 5 प्रकाश चंद्रालोक शैली में रचित अलंकार ग्रंथ है। चंद्रालोक शैली में रचित अलंकार ग्रंथ है। चंद्रालोक शैली में रचित अलंकार ग्रंथ है। ठीक है ना? जसवंत सिंह का समय 1627 से 1729 है। समय जो है वो क्या है? 1627 से 1729 है। 1627 से 1729 ईस्वी है। ये बड़ा चर्चित रहा है इनका भाषा भूषण जो अलंकार ग्रंथ है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो भी लिख लीजिए। जसवंत सिंह की अन्य रचनाएं, जसवंत सिंह की अन्य रचनाएं कौन-कौन सी हैं? एक तो अपरोक्ष सिद्धांत है। अपरोक्ष सिद्धांत। एक रचना तो कौन सी है? अपरोक्ष सिद्धांत है। एक अनुभव प्रकाश है। एक रचना कौन सी है? अनुभव प्रकाश। एक रचना कौन सी हो जाएगी? अनुभव प्रकाश। एक आनंद विलास हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? आनंद विलास। एक रचना इनकी कौन सी है? आनंद विलास है। एक सिद्धांत बोध है, एक सिद्धांत सार है। सब लिखवा रखी है ये आपको। एक रचना सिद्धांत बोध है और एक रचना कौन सी है? सिद्धांत सार है। एक रचना कौन सी है? सिद्धांत सार। ये इनकी रचनाएं हैं। जसवंत सिंह का भाषा भूषण जो है इसमें 5 प्रकाश हैं। चंद्रालोक शैली में रचित अलंकार ग्रंथ है। इनका समय 1627 से 1729 है। महाराजा गज सिंह के पुत्र थे ये, है ना? रचनाएं अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ये प्रश्न तो पिछली बार यूपीटीजी टीपीटी में आया हुआ भी था। 105 का हुआ है। इस शिवराज भूषण का जो रचना काल है वो 1673 ईस्वी है। रचना काल भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1673 ईस्वी है इसका रचना काल और 105 अलंकारों का निरूपण इसमें हुआ है। निम्नलिखित में से रघुनाथ बंदीजन की रचना नहीं है। जुगल विलास, रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत मोहन कौन सी नहीं है इनमें से? यह आपको बताना है। बताइए कौन सी रचना नहीं है? जुगल विलास जो है 1799 ईस्वी में नवलगढ़ के जो शासक थे ना, महाराज राम सिंह, उनकी रचना है। महाराज राम सिंह की रचना। महाराज राम सिंह की रचना है। किसकी रचना है ये? जुगल विलास 1799 ईस्वी में महाराज राम सिंह की रचना है। ठीक है ना? ये याद रखें। दुल्ह कवि एवं उनकी रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये कालिदास त्रिपाठी, त्रिपाठी कह लो, त्रिवेदी कह लो, वो एक ही बात है। ये कालिदास त्रिपाठी के पौत्र तथा उदयभान कविंद्र के पुत्र थे। इनकी एकमात्र उपलब्ध रचना कविकुल कंठाभरण है। कविकुल कंठाभरण में 85 छंद हैं। कविकुल कंठाभरण में 120 अलंकारों का निरूपण हुआ है।
कौन-सी बात सही नहीं है? ए, अरे वो तो त्रिवेदी और त्रिपाठी एक ही है। शुक्ल जी ने त्रिवेदी लिखा है, नागेंद्र ने त्रिपाठी लिखा है, वो कोई गलती नहीं है। एक ही बात है। कवि कुल कंठा मैंने ये बात पहले ही बोल दी थी, फिर तो समझते कम से कम। 120 अलंकारों का नहीं है, 115 अलंकार सही है यहाँ पर। 115 अलंकारों का निरूपण हुआ है। अच्छा, ये जो ग्रंथ है इनका, ये कुवलयानंद अप्पय दीक्षित का और चंद्रालोक किसका है? जयदेव का, उसके आधार पर रचित है। कुवलयानंद एवं चंद्रालोक के आधार पर रचित। चंद्रालोक के आधार पर रचित। देखो, दादा भी कवि, बेटा भी कवि और पोता भी कवि। दादा हैं कालिदास त्रिपाठी या फिर कालिदास त्रिवेदी। कालिदास हजारा है, वार वधु विनोद है, राधा माधव बुद्ध मिलन है, ये तो इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, इनके जो पिता थे उदयनाथ कविंद्र, इनकी भी एक रचना है रसचंद्रोदय। इनकी भी रचना कौन सी है? रसचंद्रोदय है। कालिदास त्रिवेदी या कालिदास त्रिपाठी एक ही व्यक्ति है। इनकी रचनाएं आपको लिखवा रखी हैं, वार वधु विनोद है, कालिदास हजारा है, राधा माधव बुद्ध मिलन है ना ये। और जो इन ये तो हो गए दादा इसके, किसके? दूल्हे के। और पिता का नाम क्या है? उदयनाथ कविंद्र। इनकी भी रचना है रसचंद्रोदय। और जो दूल्हे हैं वो कवि कुलकंठाभरण। तीनों कवि हैं और तीनों अच्छे कवि हैं। तीनों अच्छे कवि हैं। हो गया। तो यहाँ 120 अलंकारों का वर्णन नहीं है, 115 का है। तुलसी भूषण के रचनाकार कौन हैं? तुलसी भूषण के रचनाकार कौन हैं? यह आपको बताना है। तुलसी भूषण के रचनाकार इनमें से कौन है? डी होगा, रसरूप। बिल्कुल सही है, रसरूप है। 1754 ईस्वी में है ये। 1754 ईस्वी में। और तुलसी भूषण का तुलसीदास जी से कोई लेना देना नहीं है। अलंकार ग्रंथ है। क्या है ये? अलंकार ग्रंथ है ये। तुलसी भूषण रसरूप का अलंकार ग्रंथ है। ज्यादा अलंकारों की विवेचना नहीं है इसमें। 11 अलंकारों की विवेचना है केवल। 11 अलंकारों की विवेचना इसमें की गई है। ज्यादा अलंकारों की विवेचना इसमें नहीं है। केवल कितने अलंकारों की विवेचना हुई है? 11 अलंकारों की विवेचना इसमें हुई है। तुलसी भूषण रसरूप की रचना है 1754 में। अलंकार ग्रंथ है, 11 अलंकारों की विवेचना इसमें हुई है। निम्नलिखित में से सेवादास की रचना नहीं है। अलबेले लालजू को नक्सिक, रस दर्पण, रघुनाथ अलंकार, भारती भूषण। कौन सी रचना नहीं है इनमें से? सेवादास की रचना आपको कौन सी नजर नहीं आ रही है? कौन सी रचना नजर नहीं आ रही? बताइए। सेवादास की रचना? जी। अच्छा, भारती भूषण नहीं है। गिरिधर दास की रचना है, 104 अलंकारों की विवेचना है। गिरिधर दास की रचना, 104 अलंकारों की विवेचना। 104 अलंकारों की विवेचना है इसमें। किसमें? भारती भूषण में। ठीक है ना? देवादास की अन्य रचनाएं भी हैं। एक तो गीता महात्म्य में देवादास की अन्य रचनाएं। अन्य रचनाएं देवादास की जो अन्य रचनाएं हैं, एक तो गीता महात्म्य लिख लीजिए। कौन सी लिख लीजिए? गीता महात्म्य है। गीता महात्म्य। और एक अलबेले लालजू के बारे में इन्होंने छप्पे और लिखे हैं। अलबेले लालजू को छप्पे। छप्पे एक तो नक्सिक है, एक अलबेले लालजू को छप्पई और है इनकी रचना। अलबेले लालजू को क्या है? छप्पई। अरे रघुनाथ अलंकार इनकी भी रचना है और कवियों की भी हो सकती है। रघुनाथ अलंकार तो अलंकार ग्रंथ है, 70 अलंकारों की विवेचना है इसमें। ये और लिख लो, लिखना चाहो तो। कितने कई बार ये पूछ लेते ना कि कितने अलंकारों की विवेचना हुई, तो रघुनाथ अलंकार में तो 70 अर्थालंकारों की विवेचना है। 70 शब्दालंकार नहीं है, 70 अर्थालंकारों की विवेचना है इसमें।
हुँ। 70 अर्थालंकारों की विवेचना है, ये और लिख लो इसमें। अलंकारों की विवेचना। कितने अलंकारों की विवेचना है? 70 अर्थालंकारों की विवेचना है। भारती भूषण गिरिधर दास की रचना है, जिसमें 104 अलंकारों की विवेचना हुई है। देवादास की अन्य रचनाएँ कौन-कौन सी हो गई? गीता महात्म्य और अलबेले लालजू को छपै, और जो रघुनाथ अलंकार है, इसमें 70 अर्थालंकारों की विवेचना हुई है। ठीक है। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? जय सिंह, नरसिंह, पृथ्वी सिंह, विनय सिंह। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? ये क्लास 7:30 बजे चलती है, लेकिन आज 7:30 बजे नहीं हो पाई, कोई आकस्मिक काम हो गया था। तो ये किसकी रचना है? पृथ्वी सिंह की वो सॉरी, रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह था। रसलीन का तो सैयद गुलाम नबी था। रसलीन का सैयद गुलाम नबी, और इनका पृथ्वी सिंह था इनका। ठीक है। इनकी रचनाएँ भी करवा दूँ क्या? रतन हजारा तो पिछली बार पूछी ही गई थी पीजीटी में। सबसे चर्चित रचनाएँ बिहारी सस्सई के अनुकरण पर इनकी कौन-सी रचना है? रतन हजारा है। तो रचनाएँ इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक तो रतन हजारा, ये पिछली बार पीजीटी में, अभी पिछली बार क्या अभी पूछी गई थी ये तो। एक विष्णुपद कीर्तन लिख लो। एक कौन-सी रचना है इनकी? विष्णुपद कीर्तन है एक रचना। विष्णुपद कीर्तन। एक कवित्त है, बारहमासा है एक रचना। बारहमासा के नाम से तो बहुत लोगों की रचनाएँ मिल जाएँगी, कवित्त। लेकिन अब इनकी भी है, तो लिखनी तो पड़ेगी ना। एक रचना कौन-सी हो गई? बारहमासा। बारहमासा बहुत सारे रचनाकारों की रचनाएँ हैं, और एक रचना इनकी रसनिधि सागर है। रसनिधि सागर। एक रचना कौन-सी हो जाएगी? रसनिधि सागर। हिंडोला है, अरिल है। हिंडोला बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है, इनकी भी है। एक रचना कौन-सी हो जाएगी? अरिल हो जाएगी। कौन-सी हो जाएगी? अरिल। ये इनकी रचनाएँ हैं। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह था। इनकी रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, बारहमासा, रसनिधि सागर, हिंडोला और अरिल। विदुर प्रजाकर के रचनाकार कौन हैं? विदुर प्रजागर किसकी रचना है? विदुर प्रजागर के रचनाकार कौन हैं? यह आपको बताना है। कौन है? कृष्ण कवि हैं। कौन है? कृष्ण कवि। किसकी रचना है? कृष्ण कवि की है। मधुर प्रिया किसकी रचना है? राम सहाय, बेनी वाजपेयी, पजनेश, विक्रमादित्य। पजनेश की है। इनकी एक रचना जो है, पजनेश प्रकाश भी है, एक नक्शिक भी है। पजनेश प्रकाश एक रचना, नक्शिक भी है, मधुर प्रिया भी है। पजनेश प्रकाश, नक्शिक और मधुर प्रिया। करी की चुराई चाल। करी यानी हाथी। हाथी की चाल चुराई, सिंह की चुराई लंक, शशि को चुरायो मुख, नासा चोरी कीर की। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ये किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, यह आपको बताना है। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? बेनी वाजपेयी की पंक्तियां हैं। किनकी हैं ये? बेनी वाजपेयी की हैं। इसके बाद में, जाथल कीनी बिहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठी चुन्यों करे। किस रचनाकार की पंक्ति है? किस रचनाकार की पंक्ति है ये? प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर क्या होगा? जाथल कीने बिहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठी चुन्यों करे। किसकी पंक्ति है? आलम की है। बोधक कहाँ से आ गई? आलम की है। किसकी है ये? आलम की है। अगला प्रश्न, रीतिमुक्त काव्य के संबंध में असत्य कथन है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। इन्होंने प्राचीन काव्य परंपरा का निर्वाह किया है। यह काव्य धारा फारसी की काव्य प्रवृत्तियों से प्रभावित है। कौन सी बात यहाँ सही नजर नहीं आ रही है? प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, यह सी होगा। प्राचीन काव्य परंपरा का निर्वाह नहीं किया है, प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग किया है। क्या किया है? त्याग किया है इन्होंने तो। प्राचीन काव्य परंपरा का क्या किया है? त्याग किया है। बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 57 देखिए, निम्नलिखित में से कर्नेश की रचना नहीं है। कर्नेश की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? बताइए।
ये तो अभी थोड़ी देर पहले श्रृंगार सागर किसकी रचना थी? मोहनलाल मिश्र की रचना थी, हम देख चुके हैं। मोहनलाल मिश्र की रचना थी। कर्नेश की ये 3 रचनाएँ कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूभूषण, तीनों अलंकार ग्रंथ हैं। तीनों क्या हैं? तीनों ही अलंकार ग्रंथ हैं। तीनों अलंकार ग्रंथ हैं। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। हिंदी संसार में इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। डीपली पढ़ाया जाता है और डीपली ही प्रश्नोत्तरी होती है। और प्रश्नोत्तरी डेली ऑफलाइन चल रही है। ये टेस्ट आज ऑफलाइन हुआ था। कितना आनंद आता है जब इतने विद्यार्थियों के बीच में अपने आप को परखते हैं डेली विद्यार्थी आकर, और इतना ही डीपली पढ़ाया जाता है। ये सब आपके नोट्स में है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके नोट्स से बाहर हो। जो प्रश्नोत्तरी में दे रखा है वैसा मैंने नोट्स में भी लिखवा रखा है। और यही कारण है कि हिंदी संसार के विद्यार्थियों को कोई पेपर कठिन नहीं लगता, क्योंकि वो बेचारे इतने कठिन-कठिन पेपर दे लेते हैं पहले ही। मेरा तो नाम ही निकाल रखा है उन्होंने कठिन प्रश्नों का प्रेत। कई बार तो टिप्पणी करते हैं। केशव दास ने अलंकारों को कितने वर्गों में विभक्त किया है? 2 में किया है। सामान्य और विशेष। सामान्य और विशिष्ट भी कह सकते हैं आप। सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष। अब पीजीटी का पेपर हुआ, वो चाहे किसी को भी कठिन लग रहा हो, हिंदी संसार के विद्यार्थियों के लिए वो बहुत आसान पेपर था। हँसते-हँसते किया होगा उन्होंने आराम से। बाकी तो रिजल्ट आने पर पता चल ही जाएगा। प्रश्न संख्या 59, तुलसी गंग दुओ भई सुकविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? देव, रसनिधि, सेवादास, भिखारीदास। तो ये पंक्तियां किनकी हैं? भिखारीदास जी की हैं। प्रश्न संख्या 60 देखें। रीतिकालीन कवियों के प्रिय छंद हैं सवैया एवं दोहा, चौपाई एवं दोहा, कवित्त एवं सवैया, कवित्त एवं दोहा। तो कवित्त और सवैया हैं। कौन से हैं? कवित्त और सवैया। निम्नलिखित में से किस रचनाकार का नाम कहीं-कहीं मणिमाल भी मिलता है? कौन से रचनाकार का नाम कहीं-कहीं मणिमाल भी मिलता है? खुद ने ही अपनी रचनाओं में कहीं-कहीं अपना नाम मणिमाल रखा है चिंतामणि ने। किसने रखा है? चिंतामणि ने रखा है। चिंतामणि ने अपनी कुछ रचनाओं में अपना नाम मणिमाल रखा है। रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को ललित एवं सानुप्रास कहा है? किसकी भाषा को ललित और सानुप्रास कहा है? चिंतामणि की भाषा को ही ललित और सानुप्रास कहा है। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के बारे में है? किस आचार्य के बारे में है? जसवंत सिंह के बारे में है। किसके बारे में है? जसवंत सिंह। रस रत्नावली के रचनाकार कौन हैं? रस रत्नावली के रचनाकार इनमें से कौन हैं? यह आपको बताना है। रस रत्नावली किसकी रचना है? नहीं जी, मंडन की रचना है। मंडन की एक रचना जो है वो, मंडन की अन्य रचनाएं और लिख लो। मंडन की अन्य रचनाएं, मंडन महत्वपूर्ण कवि हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं मंडन। और मंडन की अन्य रचनाओं में एक तो रस विलास है, जनक पचीसी है। रस विलास नाम से बहुत सारे रचनाकारों की रचनाएं हैं, ये भी ध्यान रखें। एक रचना इनकी जनक पचीसी है। कौन सी है? जनक पचीसी। एक जानकी जू को ब्याह है, एक नैन पचासा है। जानकी जू को ब्याह है। एक रचना इनकी नैन पचीसी कौन वृंद, और नैन पचासा मंडन। नैन पचासा भी है इनकी एक रचना। और नैन पचीसी किसकी है? वृंद की है। इनकी है नैन पचासा। वैसे तो हिंदी में नैन हजारा भी लिखी गई है, तिल हजारा भी लिखी गई है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्र ने, संभाजी ने। सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्र ने। किसने कुलपति मिश्र द्वारा रचित रस रहस्य को मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है? यह आपको बताना है। किसने कहा है? रस रहस्य को मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न संख्या 67 देखें। सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि किसने दी? सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि किसने दी? यह आपको बताना है। राज सिंह गौड़ ने दी थी।
राज सिंह गोडने। वैसे आश्रय में ये सबकी रही, इन चारों की रही आश्रय में। सुखदेव मिश्र बड़े रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं एक तो वृत्त विचार याद रखें। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? एक रचना तो है इनकी वृत्त विचार। सुखदेव मिश्र की रचनाएं जरूर याद कर लें। एक छंद विचार याद रखें। कौन सी है? छंद विचार। एक रचना इनकी रसार्णव भी है। कौन सी है? रसार्णव। एक इनकी श्रृंगार लता है। ध्यान रहे, श्रृंगार लतिका सौरभ द्विजदेव की है। इनकी जो रचना है वो श्रृंगार लता है। एक रचना कौन सी है इनकी? श्रृंगार लता है। और एक अध्यात्म प्रकाश है। कौन सी है? अध्यात्म प्रकाश। एक रचना कौन सी है? अध्यात्म प्रकाश है। फाजिल अली प्रकाश है। ये अली शाह है, फाजिल अली है। एक कौन सी रचना है? फाजिल अली प्रकाश। फाजिल अली प्रकाश रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है। और एक रचना इनकी दशरथ राय भी है। एक रचना कौन सी है? दशरथ राय भी है। ये इनकी रचनाएं हैं। तो किन की? सुखदेव मिश्र की। और उपाधि जो इनको दी थी कविराज की, वो किसने दी थी? राज सिंह गौड़ ने दी थी। रचनाएं इनकी वृत्त विचार, छंद विचार, रसार्णव, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश, फाजिल अली प्रकाश और दशरथ राय। जंजीराबंद किसकी रचना है ये बताओ, देखें। जंजीराबंद किसकी रचना है? जंजीराबंद किसकी रचना है? किस किस का सही होता है देखते। जो ऑफलाइन वाले देखे गए हैं वो तो बता देंगे। खैर, ये है कालिदास त्रिवेदी की रचना। अन्य रचनाएं अगर हम देखें, अन्य रचनाएं तो एक तो है कालिदास हजारा। एक तो कौन सी है? कालिदास हजारा। 212 कवियों के लगभग 1000 छंद संकलित हैं इसमें। और इसी के आधार पर, कालिदास हजारा के आधार पर ही तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा है। एक रचना जो है इनकी वार वधु विनोद है। वार वधु विनोद। एक है राधा माधव बुद्ध मिलन। राधा माधव, राधा माधव बुद्ध मिलन है। कौन सी है? राधा माधव बुद्ध मिलन। ये रचनाएं इनकी आप याद रखें। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। किस रचनाकार की पंक्ति है? यह किस रचनाकार की पंक्ति है? देव। किनकी पंक्ति है ये? देव की है। सुरति मिश्र ने अलंकार माला की रचना किसके आधार पर की है? चंद्रालोक, कुवलय माला, भाषा भूषण या फिर काव्य अलंकार? किसके आधार पर की अलंकार माला की रचना? भाषा भूषण के आधार पर की है। किसके आधार पर की है? भाषा भूषण के आधार पर। सुरति मिश्र की अन्य रचनाएं भी याद रख लो। सुरति मिश्र की अलंकार माला तो हो ही गई। सुरति मिश्र की अन्य रचनाएं थोड़ा सा और याद रख लीजिए। कल ऑफलाइन क्लासेज की छुट्टी रहेगी, कोई सा बैच नहीं चलेगा कल। और कल प्रश्नोत्तरी जरूर रहेगी। प्रश्नोत्तरी रहेगी जीवनी विधा पर। कल जीवनी विधा पर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न करवाने वाला हूं आपको बारीकी से, बिल्कुल। तो सुरति मिश्र की अन्य रचनाएं, एक तो रस रत्न माला याद रखो। रस रत्न माला। कल की प्रश्नोत्तरी ऐप पर होगी। पहले ऑफलाइन टेस्ट होगा, उसका क्लास में हल करवा दिया जाएगा। और जीवनी विधा की जो प्रश्नोत्तरी है वो ऐप पर होगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना आराम से। एक सरस रस है। एक रचना कौन सी है? सरस रस है। सरस रस। एक रस ग्राहक चंद्रिका है। रस ग्राहक चंद्रिका। एक रचना कौन सी है? रस ग्राहक चंद्रिका। एक रचना इनकी नखशिख भी है। कौन सी है? नखशिख। एक रचना नखशिख है। काव्य सिद्धांत है, रस रत्नाकर है। काव्य सिद्धांत। एक रचना कौन सी है? काव्य सिद्धांत। और एक है रस रत्नाकर। रस रत्नाकर। ये सुरति मिश्र की रचनाएं हैं। हो गया। सुरति मिश्र की अन्य रचनाएं, रस रत्नमाला, सरस रस, रस ग्राहक चंद्रिका, नखशिख, काव्य सिद्धांत और रस रत्नाकर।
विनोद चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? उदयनाथ, श्रीपति, रसिक सुमति या कृष्ण कवि? कौन है विनोद चंद्रिका के रचनाकार? इनमें से यह आपको बताना है। उदयनाथ हैं, दूल्हे के तो पिता हैं, दूल्हे के पिता कालिदास त्रिवेदी के पुत्र, कालिदास त्रिवेदी के पुत्र हैं, है ना। और विनोद चंद्रिका इनकी रचना है। इनका पूरा नाम है उदयनाथ कविंद्र, उदयनाथ कविंद्र। एक जोगलीला भी है इनकी रचना, एक रस चंद्रोदय भी है। अन्य रचनाएं और देख लो इनकी। अन्य रचनाओं की बात करें तो एक तो जोग लीला है, जोग लीला, और एक रचना इनकी है रस चंद्रोदय। एक रचना कौन सी है? रस चंद्रोदय है। ये इनकी रचनाएं हैं। दूल्हे के तो ये पिता हैं और कालिदास त्रिवेदी के पुत्र हैं। पूरा नाम उदयनाथ है, कविंद्र, कविंद्र इनकी उपाधि रही होगी। और जोग लीला और रस चंद्रोदय ये अन्य रचनाएं और हैं इनकी। जंगनामा किसकी रचना है? सोमनाथ, श्रीधर, रूपशाही, शिव सहाय दास, किसकी रचना है? जंगनामा श्रीधर की रचना है। इन्हें मुरलीधर नाम से भी जाना जाता है, इन्हें मुरलीधर नाम से भी जाना जाता है। श्रीधर का एक नाम है, क्या है? मुरलीधर भी है। इन्हें मुरलीधर नाम से भी जाना जाता है। हो गया। अनुप्रास विनोद की रचनाकार कौन है? अनुप्रास विनोद के रचनाकार इनमें से कौन है, यह आपको बताना है। देखिए, प्रश्नोत्तरी भारतेंदु युग पर भी करवाऊंगा मैं, करवा भी चुका हूं ऑफलाइन में एक बार, दोबारा करवाऊंगा। द्विवेदी युग पर भी, छायावाद पर भी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, डेली के 2-2 3-3 टेस्ट करवाऊंगा, जिसे 30 तारीख से पहले पूरा गद्य साहित्य, काव्यशास्त्र, और काव्यशास्त्र पर भी प्रश्नोत्तरी बहुत जरूरी है। रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष, सब शक्ति, इन सब पर भी प्रश्नोत्तरी जरूरी है। संडे को करवाऊंगा काव्यशास्त्र पर बढ़िया अच्छी प्रश्नोत्तरी। लेकिन अब जो प्रश्नोत्तरी रहा करेंगी वो ऐप पर रहा करेंगी, पहले ऑफलाइन रहेंगी। उनका जो लाइव हल करवाऊंगा वो ऐप पर करवाऊंगा। उसमें ऐसा करूंगा, जो हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले से कोर्स खरीद रखा है उनके लिए पूर्णतया निःशुल्क, और जो नए विद्यार्थी हैं, कोचिंग के नहीं है, उनके लिए प्रति टेस्ट कुछ राशि रखी जाएगी, न के बराबर। तो ऐप को डाउनलोड करके रखें, न के बराबर राशि रखी जाएगी, ये सही रहेगा। अनुप्रास विनोद के रचनाकार कौन है? देखिए, फिलहाल तो उत्तर दो आप कि अनुप्रास विनोद किसकी रचना है। अनुप्रास विनोद है श्रीपति की रचना। किसकी रचना है? श्रीपति की रचना है। श्रीपति की अन्य रचनाएं और याद रखें। श्रीपति मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं। श्रीपति की अन्य रचनाएं, श्रीपति की अन्य रचनाएं। देखिए, होता क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लास तो मेरी देखते हैं, ऑफलाइन कहीं और पढ़ते हैं, फिर जब रिजल्ट आता है नाम और का होता है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा पागल थोड़ी हूँ। तो इसलिए अब मैं ऐप पर ही करवाया करूंगा। मेरे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी सब चिल्लाते हैं कि जब आप यूट्यूब पर ही सब कुछ फ्री करवा दोगे तो फिर हमने कोर्स क्यों लिया है। बात उनकी सही भी है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं ऐप पर ही करवाऊंगा। आप श्रीपति की जो अन्य रचनाएं हैं, एक तो काव्य सरोज तो है ही इनकी चर्चित रचना, कौन सी है? काव्य सरोज है। और एक कौन सी थी? कवि कल्पद्रुम भी तो है ना, इनकी बड़ी चर्चित रचना है, कौन सी है? कवि कल्पद्रुम। और एक रस सागर है, विक्रम विलास है, रस सागर। और एक विक्रम विलास, एक रचना कौन सी है? विक्रम विलास है। सरोज कलिका है, अलंकार गंगा है, सरोज कलिका। एक रचना इनकी अलंकार गंगा भी है, कौन सी है? अलंकार गंगा। एक रचना कौन सी है? अलंकार गंगा है। ये इनकी रचनाएं हैं। हो गए। श्रीपति की रचना है अनुप्रास विनोद, और इनकी अन्य रचनाएं काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, रस सागर, विक्रम विलास, सरोज कलिका और अलंकार गंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्यांग निरूपण में सर्वप्रधान स्थान किसे दिया है?
देव को, जसवंत सिंह को, भिखारीदास को, चिंतामणि को? भिखारीदास को दिया है। किसको दिया है? भिखारीदास को। भाषा भरण किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 75 का सही उत्तर बताइए कि भाषा भरण किसकी रचना है? भाषा भरण बैरिसाल की रचना है और अलंकार ग्रंथ है। क्या है ये? अलंकार ग्रंथ है। अलंकार ग्रंथ है और किसकी है? बैरिसाल की रचना है, अलंकार ग्रंथ है। रस निवास के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 76 का सही उत्तर क्या होगा? कौन है? महाराज राम सिंह हैं। नवलगढ़ के शासक थे। नवलगढ़ के शासक हैं। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं अलंकार दर्पण और रस विनोद, और याद रख लेना। अन्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? अन्य रचनाएं इनकी, एक तो अलंकार दर्पण याद रखें। कौन सी याद रखें? अलंकार दर्पण। और एक रस विनोद याद रखें। एक कौन सी याद रखें? रस विनोद। ये दो रचनाएं इनकी और याद रखें। रस निवास के रचनाकार कौन है? महाराज राम सिंह हैं। नवलगढ़ के शासक हैं। अन्य रचनाएं अलंकार दर्पण और रस विनोद। छत्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? लाल कवि। इनका पूरा नाम है गोरेलाल कवि। गोरेलाल कवि। प्रश्न संख्या 78 देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे रसोन्मत्त कवि कहा है? ये थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था आपको। प्रेमोन्मत्त किसे कहा? सच्ची उमंग का किसे कहा? और रसोन्मत्त किसे कहा? बोधा को कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसोन्मत्त कवि किसे कहा है? बोधा को कहा है। रीतिकाल में ध्वनि के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? कुलपति मिश्र माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कुलपति मिश्र माने जाते हैं, है ना। आज का लास्ट प्रश्न। रीतिकाल को अलंकार शास्त्र का स्वर्ण काल किसने कहा? अलंकार शास्त्र का स्वर्ण काल, देखो मिश्र बंधु ने तो अलंकृत काल कहा है। अलंकार शास्त्र का स्वर्ण काल जो कहा है वो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो ये इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी हुई कंप्लीट। कल की जो प्रश्नोत्तरी होगी, कल की प्रश्नोत्तरी वो होगी जीवनी विधा पर। और जीवनी विधा का कोई भी प्रश्न उस प्रश्नोत्तरी से बाहर जाने के चांस है ही नहीं। कुल प्रश्न जो होंगे, कुल प्रश्न होंगे 125। कुल प्रश्न कितने होंगे? 125 होंगे। अब 125 जीवनियां जब मैं करा दूंगा तो उससे बाहर जाएगा क्या? 125 प्रश्न करूंगा, जैसे कि लगभग सब आ जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है जितनी भी। ठीक है, धन्यवाद।